Dear students, very good morning to all. Welcome you all to BA Part 3rd English Literature class. Today we are going to talk about T.S. Eliot and his poem The Preludes. T.S. Eliot. He is a modern poet, poet of the present century. He was born in 1888 and he died in 1964. He belongs to both the American and the British traditions. Born in America, he came over to England in 1915. In 1927, he became a naturalized British subject. Eliot's criticism was about working out of his poetic theories and styles, and his growth as a poet is clearly evidenced in his critical work. He wrote several plays as well as experimented with poetical drama. The Wasteland, the love song of J. Alfred Prufrock, four quartets were such poems which set new trends. Writing in the tradition of the metaphysical poets, he adapted cinematic techniques and the stream of consciousness more to poetic use. He created rhythms and images which were modern and reflected the tensions of contemporary life. His poetry, like his prose, is marked by dissatisfaction with the cultural and social situations. There is a strong conservative element in his dissatisfaction. He was awarded Nobel Prize for Literature in 1948. यदि हम टी.एस. एलियट की बात करें तो इनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी. इनको मॉडर्न पोइट कहा जाता है, प्रेजेंट सेंचुरी का यानी 20th सेंचुरी का पोइट कहा जाता है. ये जितना अमेरिकन ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं उतने ही ब्रिटिश ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग है उसको भी बिलोंग करते हैं. इनका जन्म अमेरिका में हुआ था और ये इंग्लैंड में 1915 में आए थे और 1927 में ये ब्रिटिश सिटीजन बन गए थे. इनको सिटीजनशिप ब्रिटेन की मिल गई थी. इलियट की यदि क्रिटिसिज्म की बात करें तो इनका क्रिटिसिज्म जो है उनकी पोएटिक थ्योरीज पर और स्टाइल्स पर ही बेस्ड है और इनकी क्रिटिकल वर्क में उनकी एज ए पोइट जो ग्रोथ है वो दिखाई गई है बिकॉज ही सेज दैट पोइट्री इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वंस पर्सनैलिटी. ठीक है. एंड हिज ग्रोथ एज ए पोइट इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन हिज क्रिटिकल वर्क. इन्होंने बहुत से प्लेज भी लिखे हैं और इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था पोइटिकल ड्रामा लिखने का. इसके अलावा इन्होंने जो पोएम्स लिखी हैं, चाहे हम वेस्टलैंड की बात करें या लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रुफ्टॉक की बात करें या फोर क्वार्टेट्स की बात करें, ये सारी पोएम्स एक नया ट्रेंड सेट करती हैं और ये मेटाफिजिकल पोइट्स जिस तरह से लिखते थे उसी ट्रेडिशन में इन्होंने भी लिखा है. इसके अलावा इनकी पोइट्री में सिनेमैटिक टेक्निक्स, जो सिनेमा में टेक्निक्स यूज की जाती हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड यू सी न्यू काइंड ऑफ रिदम एंड इमेजेस दे आर यूज्ड. इनकी पोइट्री में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है, फ्लैशबैक टेक्निक है, रिदम्स हैं, इमेजेस हैं जो कि मॉडर्न हैं और ये इमेजेस उनकी कंटेम्प्रेरी लाइफ से उनको जो प्रॉब्लम थी उसको रिफ्लेक्ट करती हैं. उसकी पोइट्री भी डिससेटिस्फैक्शन दिखाती है उसका. कल्चरल एंड सोशल सिचुएशंस जो हैं वो अपने समाज एवं सांस्कृतिक गतिविधियां जो थी उस समय की उससे वो डिससेटिस्फाइड थे, असंतुष्ट थे और वही उनकी पोइट्री में देखने को मिलता है. इसके अलावा इन्होंने पब्लिशिंग फर्म जो फेवर एंड फेवर थी उसके डायरेक्टर के रूप में भी वर्क किया था और इनकी पोइट्री की बात करें तो इन्हें की पोइट्स ऑफ द 50s जनरेशन्स इन इंडिया कहा जाता है. अब हम बात करते हैं टी.एस. एलियट की प्रेजेंट पोएम प्रिल्यूड्स की. तो प्रिल्यूड का मतलब होता है प्रिपरेटरी एक्सरसाइज. किसी चीज़ के बारे में हम जब प्रिपरेशन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसकी रूपरेखा जो होती है उसको हम प्रिल्यूड्स कहते हैं. द वर्ड प्रिल्यूड मीन्स अ प्रिपरेटरी एक्सरसाइज expected to lead to something more full-fledged. In musical terminology also, it carries the meaning of an introductory musical piece to be followed by the principal movement. These poems are four such sketches written in 1910 to 1911,
vividly done with the painter's eye and capturing landscape and atmosphere in the first two and describing two character sketches in the last two. The depressing gloom of winter evenings, heavy with the lingering smells of food and deserted look of the streets, is captured in the prelude first. यदि हम prelude की बात करें तो prelude का मतलब होता है किसी भी कार्य की रूपरेखा, जो कि किसी कार्य को डेवलप करने से पहले रूपरेखा तैयार की जाती है उसको। और म्यूजिकल टर्मिनोलॉजी में भी इंट्रोडक्टरी म्यूजिकल पीस को हम प्रिल्यूड कहते हैं। इसने ये जो पोएम्स लिखी हैं, एक्चुअली 4 छोटी छोटी अलग अलग पोएम्स हैं जो कि 1910 से 1911 के बीच में लिखी गई हैं। और ये इनका जो पोइटिकल डिस्क्रिप्शन है वो एक पेंटर की तरह है। ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने उकेरा जा रहा है रंगों के द्वारा, और ये रंग हैं इमेजेस के। जिस तरह से वो लैंडस्केप को और एटमॉस्फेयर को रिफ्लेक्ट करता है फर्स्ट 2 प्रिल्यूड्स में, वो वाकई में ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के सामने एक चित्र उकेर रहा है। और लास्ट 2 जो प्रिल्यूड्स हैं उनमें वो कैरेक्टर स्केच करता है 2 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। The depressing gloom of winter evenings, heavy with the lingering smells of food and the deserted look of the streets, is captured in the prelude first. प्रिल्यूड फर्स्ट में वो बात करता है विंटर इवनिंग्स की, किस तरह से जब विंटर सीजन होता है तो इवनिंग्स एकदम कैसी होती हैं, उदासी भरी होती हैं। हम घर में नया नया खाना बना करके, है ना, और खाते हैं इवनिंग्स में, गरम गरम खाना खाते हैं। और बाहर यदि स्ट्रीट्स की बात करें तो वो कैसी होती है, सूनी पड़ी होती है, सब लोग अपने घरों में व्यस्त रहते हैं, कोई भी बाहर नहीं निकलता। और इसी तरह से सेकंड प्रिल्यूड जो है उसमें पहले तो राइटर मॉर्निंग आवर्स को रिफ्लेक्ट करता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, उनका वर्णन करता है और किस तरह से वो ह्यूमन एक्टिविटी से परिपूर्ण होते हैं मॉर्निंग आवर्स। और बाद में वो कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स को रिप्रेजेंट करता है लास्ट 2 प्रिल्यूड्स में, एक मैन को और एक वुमन को। ठीक है, सो दैट इज देयर। So let us come to the first part. The winter evening settles down with a smell of sticks in passageways. 6 o'clock, the burnt out ends of a smoky day. And now a gusty shower wraps the grimy scraps of withered leaves about your feet and newspapers from vacant lots. The showers beat on broken blinds and chimney pots, and at the corner of the street a lonely cab horse steams and stumps, and then the lighting of the lamps. तो फर्स्ट प्रिल्यूड जो है इसमें राइटर क्या कह रहा है? In the first prelude he is depicting a winter evening scene at 6 o'clock. The smell of steak cooking in passageways tells us that it is the dinner time. A brilliant image expresses the evening as the stub end of the smoky day. A wind is bringing a hint of rain and blows withered leaves from here to there. Newspapers are blown away across the street. The detail could well be taken from an American city. A cab horse sweats and stamps its feet at the corner of the street. The gas lights are lit. The prelude first concludes with the scene of night and the lightning of the street lamps. Eliot paints the scene vividly with a few concrete physical details, a sketch which is more effective than a complete painting. The mood is one of disenchantment, deadness, and dehumanization. Birds like burnt out, grimy, withered, broken, lonely, all convey these feelings of deadness, sordidness, defeat and death. अब ये फर्स्ट पैराग्राफ की या फर्स्ट प्रिल्यूड की बात की जाए तो फर्स्ट प्रिल्यूड में राइटर जो है एक विंटर इवनिंग की बात करता है, इवनिंग के टाइम में, जबकि 6 o'clock यानी 6 बजे का समय है इवनिंग का। अब जहां से वो जिन रास्तों से गुजरता है वहां उसे खाना पकाने की स्मेल आती है क्योंकि डिनर टाइम है। और इवनिंग का जो समय है विंटर्स में उसको स्मोकी डेज का स्टब एंड कहा गया है राइटर के द्वारा। जैसे कि कोई स्मोक करता है, उसकी सिगरेट का एंड जो होता है उसको हम फेंक देते हैं, उसकी तरह है। तो हमारा पूरा दिन
जो हमें रिफ्रेशमेंट देने वाला था उसको हम किस तरह से एंड कर रहे हैं, उसका मतलब वी आर नॉट कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स इट, हम बहुत ज़्यादा अटेंशन पे नहीं करते उसकी तरफ। और यहाँ जो हवाएं चल रही हैं वो ऐसी हैं, इनसे लग रहा है कि अभी अभी बारिश आने वाली है, और जो विदर्ड लीव्स हैं वो यहाँ से वहाँ उड़ रही हैं, और स्ट्रीट्स में न्यूज़पेपर ऐसे ही बिखरे पड़े हैं जो कि मॉर्निंग में बहुत मूल्यवान हुआ करते थे, वो अब यूं ही बिखरे हुए पड़े हैं न्यूज़पेपर्स। तो ये जो इमेज राइटर ने रिप्रेजेंट की है यहाँ पर, ये अमेरिकन सिटी की इमेज हो सकती है। वहीं पास में एक कैब हॉर्स है जो कि स्वेट कर रहा है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा काम किया है, पूरे दिन भर से थका हुआ है, और ही इज स्टम्पिंग इट्स फीट एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और गली के किनारे पर वो अपने फीट को बार बार स्टैम्प कर रहा है उत्तेजना के साथ। गैस ओवन की लाइट्स जो हैं वो जल चुकी हैं, गैस लाइट्स आर लिट। अब यहाँ राइटर जो है फर्स्ट प्रील्यूड को जो कंक्लूड करता है वो नाइट सीन से रिफ्लेक्ट करता है, और लाइटनिंग ऑफ द स्ट्रीट लैम्प्स जो हैं वो जल चुके हैं, वो जलाए जा चुके हैं। सो हियर if we go through it, the writer says, the winter evening settles down. The evening is coming to an end. It is the winter evening. With a smell of sticks in passageways, wherever the people are passing, in those streets they can smell the fragrance of the food that is being cooked. Steak actually means the flat pieces of beef. The smell is of the steaks being cooked. To those who know London, this is a familiar smell from houses and wayside restaurants. 6 o'clock. Here the poet is reflecting that it is the evening time and it is about 6 o'clock. The burnt out ends of the smoky days. Burnt out, exhausted, consumed. The burnt out ends of smoky days. One of the pictures is that of the cigarette butts lying around, the smoke in the air. सिगरेट्स जिनको कंज्यूम कर लिया गया है और उनके छोटे छोटे बर्ड्स, पीछे के टुकड़े जो बचते हैं, वो इधर उधर सड़कों पर बिखरे हुए पड़े हैं, और इससे चारों तरफ धुआं धुआं हो रहा है। और यदि दूसरी पिक्चर की बात की जाए तो यूजिंग द इमेज ऑफ ए सिगरेट, द पोएट इज हियर रिफ्लेक्टिंग द स्मोक फिल्ड डे इज ड्रॉइंग टू ए क्लोज। इन विंटर द स्मोक डज राइज हाई। इवनिंग के समय में धुआं बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं उठता है, और ऐसा लगता है कि जो धुआं है, धुएं से भरा हुआ दिन है क्योंकि फॉग रहता है चारों तरफ, वो समाप्त हो रहा है। The burnt out ends of smoky days, and now a gusty shower wraps the grimy scraps. Wraps, ordinarily a protective gesture, but in this poem, it is the grimy scraps that are being wrapped around the feet of the city dweller. यानी राइटर कह रहा है कि शहर के रहने वाले लोग जो हैं उनको वो पैरों को लपेट लेते हैं पट्टियों से, जाड़े से रक्षा करने के लिए। And now a gusty shower wraps the still quiet scene suddenly becomes lively with the rain. Grimy, covered with black dirt of withered leaves, vacant plots. The shower stirs up the leaves and the pieces of newspaper strewn in the vacant plots between buildings. जब हवाएं चलती हैं इवनिंग में, जाड़े का समय है, लोग अपने अपने घरों में जा चुके हैं और वो कंबल वगैरह ओढ़ चुके हैं, लेकिन उसी समय अचानक से बारिश का मौसम आ जाता है और सारा वातावरण ऐसे लगता है जैसे कि धूल से ढक चुका हो, और चारों तरफ क्योंकि शावर हुई है, रेन हुई है, उसके कारण लीव्स जो हैं, विदर्ड लीव्स जो हैं वो इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, और साथ ही वेकेंट प्लॉट्स जो हैं बिल्डिंग्स के बीच में, वहां पर न्यूज़पेपर्स भी इधर उधर बिखरे पड़े हैं। एंड न्यूज़पेपर्स विद वेकेंट लॉट्स, द शावर्स बीट on broken blinds and chimney pots. Blinds, screens used to cover windows. जब शावर
रेन की शावर जो है वो स्क्रीन्स पर पड़ती है, विंडो स्क्रीन्स पर पड़ती है और चिमनीज पर पड़ती है, तो एक आवाज उत्पन्न होती है उससे। एंड एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, एंड एट द अनदर पार्ट ऑफ द स्ट्रीट, एट द कॉर्नर, at the dead end of the street, we can see a lonely cab horse, steams and stumps, and then the lightning of the lamps. Horse which draws a carriage, it can be seen in the corner of the street. Steams in winter, the air breathed out comes out like a smoky vapor. ऐसा लग रहा है कि वो स्टीम, उसके मुंह से जो धुआं निकल रही है सर्दी के कारण, वो एक धुएं के समान लग रही है ना, सांस जो ले रहा है वो धुएं के समान है। स्टम्प्स प्रोबेबली विद इम्पेशेंस सिंस इट इज रेनिंग, तो वो जो हॉर्स है वो एकदम अधीर हो चुका है, दैट्स वाई इट इज स्टम्पिंग इट्स फीट ऑन टू द ग्राउंड। एंड देन द लाइटिंग ऑफ द लैम्प्स, and ultimately the lights are lamped in the streets, the lamps are being lightened in the streets, and the dullness of the atmosphere, it comes to an end. So here a very vivid image of the winter evening in the American city is reflected by the writer, how the people are not coming out of their homes, how the entire streets are deserted, how only the few, you see, gloomy aspects of nature can be seen during the winter evenings. It is all foggy, the rain is also, you see, the rain shower is also there, the winds are blowing, and how the leaves, the dead leaves of the trees, how the newspapers, they are, you see, blown away across the street, and how the horse who is sweating, which you see steams, who is breathing deeply due to the day's work, and it's stamping its feet at the corner of the street. The lights are ultimately lit to make the, you see, atmosphere appear to be less gloomy and melancholy. Thank you all. This is the first part of this poem. The second part of this poem we will complete tomorrow. Thank you all.